इसराइल जिसे अपनी देश की सुरक्षा का सबसे अचूक हथियार मानता था, उसकी ईरान ने महज एक 13 साल के बच्चे से रेकी करवा डाली है, जो पूरे इसराइल के लिए हैरान करने वाला मामला बन चुका है। यहां तक कि इसराइली पुलिस भी इसे लेकर अब संशय में है। इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इनके मुताबिक ईरान ने एक 13 साल के किशोर को जासूसी के लिए भर्ती किया था, जिसका मिशन था देश की रक्षा प्रणाली आयरन डोम और विदेश मंत्री गिदोन सार के घर की तस्वीरें लेना। टेलीग्राम से शुरू हुआ ये पूरा जासूसी का खेल। पुलिस के मुताबिक लड़के से संपर्क टेलीग्राम ऐप के माध्यम से हुआ था। कथित ईरानी एजेंटों ने उसे पैसे का लालच देकर संपर्क किया और शुरुआत में उसे कुछ छोटे मोटे काम सौंपे, जैसे कि तेल अवीव में बस स्टॉप्स पर ग्राफिटी पेंट करना, वैंडलिज्म के जरिए अपनी निष्ठा दिखाना। इन टास्क को उसने पूरा किया, जिसके बाद उसे और गंभीर मिशन दिए गए। यानी बच्चे को शुरुआत में अपनी जद में लिया गया। उसे यह दिखाया गया कि हाँ, उसे काम करने पर पैसे मिलेंगे। हालांकि लड़के ने मंत्री के घर की तस्वीरें इंटरनेट से खोजकर भेज दी, लेकिन आयरन डोम की तस्वीरें खींचने का काम उसने नहीं किया। इसके लिए उसे क्रिप्टो करेंसी में सैकड़ों शेकल्स दिए गए। बच्चे को सभी निर्देश एनक्रिप्टेड चैट के जरिए दिए जा रहे थे। किशोर को नहीं था अंदाजा कि वह जासूसी कर रहा है। इस्राएली पुलिस का कहना है कि लड़का न तो ईरानी एजेंट की पहचान जानता था, न ही उसे समझ पाया था कि वह किसी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जैसे ही उसे शक हुआ, उसने चैट बंद कर दी और एजेंट को ब्लॉक कर दिया। इस बात की जानकारी दी लड़के के पब्लिक डिफेंस वकील ने। अब क्या हो रहा है? लड़के को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा। उसे हाउस अरेस्ट पर रखा गया है और मनोवैज्ञानिक परामर्श भी दिया जा रहा है। माता पिता को तब पता चला जब पुलिस वारंट लेकर घर पहुंची थी। इस घटनाक्रम ने इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि ईरानी खुफिया एजेंसियां अब सीधे नाबालिगों को निशाना बना रही हैं। सोशल मीडिया और गेमिंग एप्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को जासूसी भर्ती की टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह रणनीति न केवल रक्षा प्रणाली को खतरे में डालती है, बल्कि किशोरों के मानसिक और सामाजिक विकास को भी कहीं न कहीं बाधित करती है। अब सवाल है कि आखिर क्या है आयरन डोम, जिसके लिए ईरान को जासूसी करवानी पड़ी? आयरन डोम क्या है, इसकी अहमियत चलिए जानते हैं। यह इसराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट और मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराता है। इसे हमास, हिजबुल्लाह, होती और अब ईरानी खतरे के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल माना जाता है। इसकी लोकेशन और तकनीकी जानकारी लीक होने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि इसराइल की तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि उसने इस मामले की पूरी तरीके से खुफिया रिपोर्ट ईरान तक पहुंचने नहीं दी, यानी कि आयरन डोम की तहकीकात नहीं हो पाई। लेकिन क्या ईरान भी इसे मानता है कि वो असफल हुआ? यह मामला दिखाता है कि आधुनिक जासूसी सिर्फ जासूसों और खुफिया एजेंटों तक सीमित नहीं है। अब बच्चों को भी डिजिटल मोर्चे पर मुहरा बनाया जा सकता है। इसके लिए ईरान ने अपनी प्लानिंग तेज कर दी है। इसराइल के लिए अब ये खबरें सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन चुकी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। मध्य पूर्व एक बार फिर उबल पड़ा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाकर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से एक को हाइपरसोनिक मिसाइल बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि यह हमला तेल अवीव तक हुआ। हूतियों ने कहा कि यह हमला इसराइल द्वारा यमन की अहम बंदरगाहों पर की गई हवाई बमबारी के जवाब में किया गया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारिया ने एक बयान जारी करते हुए बताया, हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बैलिस्टिक तकनीक से निशाना बनाया है। हमारी एक मिसाइल हाइपरसोनिक थी और लक्ष्य पर सीधा प्रहार हुआ। एयर ट्रैफिक बाधित हुआ और इसराइल में दहशत फैल गई। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों में तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसराइली रक्षा बल ने पुष्टि की है कि एक मिसाइल को डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया गया। हालांकि दूसरी मिसाइल को लेकर इसराइल ने कोई बयान नहीं दिया, जिससे यह अटकलें लगाई जाने लगी कि वह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंची या किसी नुकसान का कारण बनी। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया था, जबकि कुछ फ्लाइट्स को दक्षिणी इसराइल के रमोन एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट किया गया।
आने वाले फ्लाइट्स को कुछ घंटों के लिए मोड़ दिया गया, जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया गया या फिर उनमें देरी की गई। इस्राएली एयरपोर्ट अथॉरिटी यानी IAA ने अब तक एयरपोर्ट के नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। यह हमला उस बढ़ते क्षेत्रीय टकराव का हिस्सा माना जा रहा है जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर साल 2023 को इस्राएल और हमास के बीच हुए संघर्ष से शुरू हुई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हूती विद्रोही जिन्हें ईरान का समर्थन है, वे पहले भी रेड सी और गल्फ ऑफ एडन में इसराइली और पश्चिमी हितों को निशाना बना चुके हैं। वहीं इससे पहले इसराइली ड्रोन और जेट विमानों ने यमन की रणनीतिक खुदैदाह बंदरगाह पर हमला किया, जिसे हूतियों द्वारा हथियारों और ड्रोन्स की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसराइल का दावा है कि इसी हुदैदाह से उन पर और उनके मित्र देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे थे। यह आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई करार दी गई। वहीं दूसरी ओर हूतियों का दावा है कि इसराइल ने मानवीय सहायता रोकने और यमनी संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए यह हमला किया है। हूतियों का दावा है कि वे इसराइल पर हमले तब तक करते रहेंगे जब तक इसराइल गाजा में नागरिकों पर अत्याचार बंद नहीं करता। इसराइल ने हाल ही में गाजा सिटी में 3 दिन तक लगातार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। इन हमलों का कारण बताया गया हमास के सुरंग नेटवर्क और लॉन्च साइट्स को खत्म करना, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि हमलों में स्कूल, अस्पताल और शरणार्थी शिविरों को भी निशाना बनाया गया। ऐसे में अगर हूतियों का दावा सही है तो यह इस्राएली रक्षा प्रणाली के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। इसराइल को अब अपनी रणनीतिक सुरक्षा तैयारियों को यमन तक विस्तार देना पड़ रहा है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र इस संघर्ष को रोकने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर सकते हैं। हूतियों द्वारा इसराइल पर लगातार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमले यह साबित करते हैं कि गाजा युद्ध अब केवल इसराइल हमास का युद्ध नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाला संघर्ष बनता जा रहा है।